पिछले वीडियो में आप सभी का प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से सभी सेट को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको शेयर कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के साथ। अभी तो फिलहाल सीडीपी के प्रश्न यहाँ पे हल कराए जा रहे हैं, समय की व्यस्तता है। वैसे संडे तक हम प्रयास करेंगे कि पेडागोजी के लगभग सीडीपी और पेडागोजी के मैथ साइंस हिंदी सभी प्रश्नों को हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक शेयर करेंगे। तो आज हम जो है 12 जनवरी के सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न को। बाल विकास में तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी बताइए कि बाल विकास कब से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे जन्म या जन्म, इसमें जो है आप सीडीपी में जन्म के अलावा एक और अवस्था होती है, यानी कि बालक का विकास उसके गर्भ माता के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है। तो दो ऑप्शन आपको गर्भ धारण वाला दिख रहा है। अब इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे माध्यमिक बालावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। तो अगर हम सीडीपी की बात करें अपने, तो यहाँ पे बच्चे की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था होती है। तो यानी कि अगर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं 6 to 8, तो यहाँ पे देखोगे आपका ऑप्शन जो है गर्भधारण से किशोरावस्था की बात की जाएगी, जिसमें बालक के विकास से तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के विकास को पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों का अनूठा संयोजन बच्चों से अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। मैं इस प्रश्न को आपको कई बार कराया है, जो दोनों सेट में कराया है। वही प्रोसेस हम इस सेट में इस प्रश्न पे भी देखेंगे। जैसे ही आपको कथन दिखे ना, उसका कारण क्योंकि लगा के या बिकॉज लगा के उस कारण को पढ़िए। अगर वो सटीकता से बैठ रहा है तो आप उसके कथन और कारण की व्याख्या करता है। तो देखते हैं, बच्चे के विकास की प्रगति सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। सही बात है कि किसी बच्चे के आप उसके बारे में कैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कारण है क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक अनूठा संयोजन बच्चों से अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबकी आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक बच्चों को अलग अलग बनाता है। हर बच्चे का आनुवंशिक या पर्यावरणीय लक्षण अलग होता है। उसके माता पिता के से जो जीन आते हैं, जो कैरेक्टर आता है, वो आनुवंशिक कैरेक्टर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, समाजीकरण है, सोशलाइजेशन। तो समाज के रीति रिवाजों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है। तो क्या समाज सरल है? इसको दिमाग में रखेंगे। अभी जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से होती है। चलिए ये भी ऑप्शन देख लिया मैंने। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। जो रैखिक है, रैखिक नहीं होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल आप रैखिक नहीं कह सकते हैं, यानी कि इसकी अंग्रेजी जो होती है आप कह सकते हैं कि ऑर्डरली मैनर, तो ये नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक प्रक्रिया, जो केवल परिवार, ये नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो 2 पॉइंट आपके ऐसे ही कट गए और बचता है हमारा 2 ऑप्शन। तो समाज के रीति रिवाज जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होते हैं? जटिल होते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि जो समाज होता है वह अलग अलग व्यक्तियों के किस प्रकार का व्यवहार करना है तथा अपनी क्षमताओं का किस प्रकार से विकास करना है, तो ये आप समाज से ही सीखते हो। तो समाज को आपको अगर अच्छा समाज मिलता है तो आपकी समाजी अप्रोच अच्छी हो जाती है। तो एक जटिल प्रक्रिया है जिसको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमें अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को पहला ऑप्शन है क्या करना चाहिए? पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है परकलनात्मक संबंधों को सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा है अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। और चौथा है समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने का मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो चौथा वाला पॉइंट है सही होता है। दूसरा है अमूर्त, जहाँ पे अमूर्त चीज़ें हैं वहाँ पे अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या ये चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आ रहा है? क्यों नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत करने से क्या होगा कि बालक जो है अमूर्त बातों से संबंधित तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित होती है। यहाँ पे नहीं दे रखा है तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत साबित होता है। सेकंड देखते हैं, परिकलात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, सही बात है। पदानुक्रम संबंधी दर्शानों को आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। तो तीनों पॉइंट सही है। इसमें से जो थर्ड पॉइंट्स है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो कि नेगेटिव पॉइंट्स है। जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम। इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संयोजन में समावेशन किसके पूरक प्रक्रिया है? किसके पूरक है? तो आपने देखा होगा कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अनुकूलन को बताता है, जबकि सीखने का निकटस्थ क्षेत्र है ये किसने दिया है? लेवागासी ने दिया है, ठीक है।
लेओ वाइगोत्स्की ने दिया है, जीन जिसको बोलते हो जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और संरचनात्मक चित्रण और अग्रिम योजना जो जीन पियाजे की नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेवासिको को महत्व दिया जाता है। जीन पियाजे आप सभी को पता है कि ये जो है परिपक्वता को, मैच्योरिटी के बारे में बताते हैं। और जहाँ भी लेववासिकी दिखे ना, वहाँ पे निकटस्थ संबंध क्षेत्र हो, सीखने के जो निकटस्थ क्षेत्र, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने अभी ये बताया आपको, वहाँ पे आपको लेवास्की का मारो। और जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक वाली चीज़ें हैं ना, आप कहीं नोट कर लो, वो वहाँ पे वाइगोत्स्की होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। और इसके पहले वाले मैंने क्वेश्चन बताया कि सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, ये लेवास्की ने इसके बारे में बताया है। आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ आप फिर से लेवास्की के क्वेश्चन आ गए कि लेवास्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे लेवास्की ने जो निर्देशित आदान प्रदान बताया था, व्यापक चर्चाएं भी बताई थी, सहयोगात्मक अध्ययन भी बताया था, जबकि दोहराव और स्मरण करना ये लेवास्की के बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। थोड़ा सा आपको लेवास्की के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इसको क्लियर होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेवास्की को आज जो है 10 मिनट की वीडियो अगर आप कहीं पे भी अवेलेबल होती है या कहीं से कंटेंट मिलता है, या अगर आप कमेंट में करते हो, तो लेवास्की के बारे में हम इनके बारे में अच्छे से बता देंगे आपको। क्योंकि अभी ने देखा आपने कि लेवास्की के लगभग सिर्फ इसी सेट में लगभग 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमें, कैरिल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देते हैं जो कि नकारते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि देखभाल की नैतिकता, जो कि कैलिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना की, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो नारी होती हैं वो वास्तविक जीवन की सुविधाएं से पैदा हुई हैं, जो कि काल्पनिक नहीं है। गिल्गिन ने यही लॉरेंस कोहलबर्ग के उल्लिखित नैतिक विकास के चरणों का जवाब भी दिया। अपनी सोच विकसित करने के लिए उन्होंने लिंग पक्षपाती होने का भी दावा किया, कहा कि महिलाएं जो कैसी होती हैं, लिंग पक्षपाती भी होती हैं, ठीक है। वैसे देखा होगा आपने कि जो है महिलाएं ही महिलाएं का शोषण करती हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखो इसका क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको आप सीडीपी पढ़ रहे हो तो आपको ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लगता है, हावर्ड गार्डनर, तो आपके मन में यही आता है। जैसे मेरे मुंह से यही जवाब निकला कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बच्चों हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अभी हमें लास्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इन्होंने 9 बुद्धि बताई थी। 9 बुद्धि में अगर चाहो तो नोट कर लो। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक पर बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। लगभग इन्होंने 9 बुद्धि बताई थी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लेना, ठीक है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए। तो भैया संकल्पात्मक समझ पर, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर, ये नेगेटिव पॉइंट है। रटकर सीखना नेगेटिव पॉइंट है, परीक्षाओं के लिए सीखना नेगेटिव पॉइंट है। तो संकल्पात्मक समझ जो है ये 2020 की ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपको शायद मैंने सेट फर्स्ट में, ये आपको 2020 की शिक्षा नीति में ये प्रश्न आपके रिपीट किया गया है। तो अगर आप पूरे तरीके से सेट को सॉल्व करते हो ना, तो आपको कई सारे क्वेश्चन, लगभग हम दावे के साथ कह रहे हैं 20-25 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। और यही प्रश्न 20-25 प्रश्न ही आपको आपके ओरिजिनल एग्जाम में रिपीटेड मिल जाएंगे। क्योंकि सीडीपी के प्रश्न, नए प्रश्न तो अब कहाँ से बनेंगे। सारे प्रश्न लगभग सीटेट कब से चला आ रहा है, तो वही पूछ लिया, वही मिला जुला रूप होता है और एग्जामिनर अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछ लेता है। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट कर ले हो ईमानदारी से, तो आपके 20-25 प्रश्न जो है सीडीपी या पेडागोजी के, लगभग हर सब्जेक्ट के जितने भी पेडागोजी हैं, सारे सही होने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश पर, पाठ्य पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपका। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ध्यान देते चलना। सबसे पहले जो नेगेटिव दिखे ना, उसको कट कर दो। विविधता स्रोत के अनावेषण करके, ये ऑप्शन अभी दिमाग में रखो कि बाल केंद्रित शिक्षा पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश देकर, तो भैया बाल केंद्रित है।
तो इसको आप इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो। पाठ्य पुस्तकों से, ये भैया बाल केंद्रित है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विविध स्रोतों के अन्वेषण करने से, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी एक्सप्लोरेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस। कह सकते हैं इसमें बालक के शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण दिया जाएगा, जो कि विविध स्रोतों के अन्वेषण करके आप जो है बाल केंद्रित शिक्षा को सीख सकते हो या सिखा सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की कि यहाँ पे बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण में मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर से वही हम बात करेंगे कथन और कारण को। कथन को पहले पढ़ेंगे और कारण में क्योंकि लगा के इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों की जेंडर उपयुक्त व्यवहार का संकेत शैशवावस्था के चरण से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात, हाँ, जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तभी वो जेंडर पक्षपाती कह सकते हो, उसके व्यवहार उसको संकेत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज़ याद रखना थोड़ा। और बचपन में अलगाव वंचित होने से सामाजिक अनुभवों में बच्चों में क्षतिपूर्ण जो है अनुभव में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। तो इसमें कह सकते हो क्योंकि चीज़ें सटीक फिट नहीं हो रही हैं, बच्चों के जेंडर उपयुक्त व्यवहार में संकेत व्यवस्था चरण से मिलने वाले शुरू हो जाती है। तो कथन ये है। अब यहाँ पे कुछ अलग कथन ही हो गया, कारण अलग हो गया इसका तर्क कि इसके अलगाव वंचित होना। यहाँ पे जेंडर पूछा, यहाँ पे अलगाव वंचित सामाजिक चीज़ें पूछ ली। तो कथन कारण दोनों सही, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पे क्योंकि लगा के आपने देख लिया, तो यहाँ पे ए सही है, आर सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, व्याख्या सही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक को अपने बच्चों का पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए। भैया बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो तो उसको नामांकित करने से कहाँ बात आ गई, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अभिभावक को अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। चलो इसको अभी दिमाग में हम फिट कर लेते हैं। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, नेगेटिव पॉइंट। अभिभावक अपने बच्चों की तुलना, भाई आ गया, नेगेटिव पॉइंट आ गया। तो बी वाला आप करेक्ट करके चले आइए, ठीक है, सोचना नहीं ज़्यादा सीडीपी में। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों के उदाहरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो घर पे ट्यूशन लें। भैया पहले ही ऑप्शन गलत दिख रहा है। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्र देख के, भैया स्मरण रटना सिखाना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है। स्कूल आने से उनकी रुचि कम ना हो, हाँ, सामाजिक रूप से। और दूसरा क्या है, गैर संदर्भित पाठचर्या का पालन करके, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो बच्चे अगर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, वो उसके स्कूल आने में रुचि कम ना हो, ये बच्चों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अब बच्चों की तरह सोच कर, यानी कि आप पे क्या बीतेगी, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, तो आप अपने मुताबिक सोचिए कि हम जब बच्चे थे हमारे ऊपर टीचर कितना जुल्म करते थे। तो उस जुल्म को सोचते हुए आप प्रश्न को सॉल्व करिए, तो शायद आपका प्रश्न लगभग अप्रॉक्स उसके इर्द गिर्द जाकर आप सही कर सकते हैं। आपको बता दें कि उस प्रश्न को पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। पुरातत्व की परिभाषित कीजिए। आपको मूल्यांकन करना है उसके बच्चों का, तो आप इससे मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे कि उसका क्या सीखा उसने। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, भैया नहीं कर पाएंगे। हड़प्पा, मतलब नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए धातुओं का प्रयोग, ये भी हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब हुई थी, यहाँ पे मूल्यांकन कौशल। लेकिन आप कैसे पता चलेंगे, आपको कैसे बच्चे को स्थापित कर पाएगा अपने आप, यानी कि आज जो पुस्तकें पढ़ रहा है वो ऋग्वेद से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। ये जो है आप जो है कह सकते हो कि मूल्यांकन की बात करें तो छात्रों के अंदर ये मूल्यांकन की सहायता से आप छात्र के गुण के विकसित करके छात्रों के अपनी प्रगति की जानकारी हो सकती है, जैसे किस स्तर पर मूल्यांकन कौशल का विकास कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा और सुसाध्य हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों में किस समूह को प्रतिपादित किया है। तो 2016 के ये भी प्रश्न अभी रिपीट किए गए हैं, तो मैंने भी इसमें 2 रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए आपको। तो देखिए, विद्यालय जाने वाले बालकों को, वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सिर्फ एक ऑप्शन था, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए रखे हैं। तो विद्यालय जाने वाले बालकों को हर 5 साल में संरक्षण करना, सही बात है। सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना, एक रूपी लिखा है और मानकीकृत पाठ्यक्रम। भैया यूनिफॉर्म आप नहीं कह सकते, एक रूपी पाठ्यक्रम कैसे कर सकते हो कि हर बालक दिव्यांग, बालक वैसे भी दिव्यांग है, तो उसको अगर आप एक रूपी करते हो, सभी को एक ही तरीके का पाठ्यक्रम समझाते हो। जैसे कि बात करें, आपने गणित के प्रश्न कुछ दे दिए, क्या सभी बच्चों की समझ एक ही तरीके से होती है। आप किसी बच्चे को बता दिए इस फार्मूले पे रखो, सारा आ जाएगा, लेकिन उस बच्चे को फार्मूला पे रखने ही नहीं आता है, इसको जोड़ घटाने नहीं आता है, तब उसको कैसे एक रूपी कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो सकता है, गलत हो सकता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तक
अन्य निगम सामग्री समुचित करके, ये पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। सूचना हेतु समझित अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करके, तो इसमें सिर्फ केवल आपका एक ही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 को कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। सभी धर्मों में समानता के बजाय अंतर पर जोर दे, भैया गलत पॉइंट। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करे, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। विशेष धर्मों को विश्वास प्रथाओं के पूराग्रह, नेगेटिव पॉइंट। विशेष धर्मों संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करे, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं डिस्ग्राफिया। अभी देखिए दो पहले और दूसरे सेट में डिस्कैलकुलिया पूछा गया था, इसमें डिस्ग्राफिया पूछ लिया, जो कि आपके लिखने से होता है। आप कह सकते हो डिस्ग्राफिया में बालक को सही से लिख नहीं पाता, उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती, जिससे बालक लेखन कौशल, हस्तलेखन, स्पेलिंग, त्रुटि लेख इत्यादि को प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहयोग होगा। छोटे मुद्रण चित्र वाली पुस्तकें, भाई दृष्टिबाधित बच्चा है उसको छोटे मुद्रण चित्र वाली पुस्तकें दोगे तो क्या सीखेगा, वो आंखें तो खुद कमजोर, आप उसको छोटे मुद्रण दे रहे हो। शिक्षक साथियों को सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके, आगे देख लेते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग करके बोर्ड पर लिखित निर्देश, ये तो देख ही नहीं पा रहा है, तो दो ऑप्शन में जहाँ पे उभरे हुए शब्द होते हैं, ब्रेल की पढ़ाई की जाती है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, ये ज़्यादा सटीक होती है। ठीक है, आपको बता दें कि ऐसे बालक पठन और लेखन के लिए स्पर्श रूप से करते हैं, इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को स्पर्श क्षमता या आधिकारिक रूप से विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दे। अभिसरण सोच, सीखने की जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता, समस्या समाधान कौशल। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसे गतिविधियों से बचना चाहिए। ये प्रश्न देखिए, यहाँ पे बचना लिखा है, क्या हुआ, क्यों नहीं लिख रहा है भैया। हाँ, तो बचना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बचने के लिए आप क्या अभिसरण सोच, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए। लेकिन अभिसरण सोच कह सकते हो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि सिर्फ एक बिंदु पर सोचना, इससे बचना चाहिए। बच्चों को अब अभिसारी सोच न रोके। अभिसरण सोच, दो सोच होती है, एक अभिसरण, एक कैसे अभिसारी इसको बोल सकते हो, दूसरा अपसारी होता है। अपसारी कह सकते हो जो कि चौमुखी सोच सकता है। डाइवर्जेंट, इसकी अंग्रेजी से याद रख लो, डाइवर्ट, कई सारी चीज़ों को सोचता है। तो यानी कि इससे बच्चों को बचना चाहिए, इसको बोलते हो कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी सोच और अपसारी समझना। अभिसारी मतलब केवल एक बिंदु पर, अपसारी मतलब अलग अलग बिंदुओं पे। जैसे कि हम अगर अपसारी सोच की बात करें तो उसमें कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए समस्या को एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, जिससे जिज्ञासा, विचारों की मौलिकता, समस्या समाधान कौशल आदि को बढ़ावा देने पे बल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमें, शिक्षार्थियों को ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभी सीखे गए संप्रत्यों को विस्तार और चर्चा करने से मना करें, भैया दीर्घकालीन बनाने के लिए मना करें, नेगेटिव पॉइंट। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने का अवसर दे। विषय वस्तु को, अब देखिए इसको ऑप्शन अपने दिमाग में भी रखेंगे। विषय वस्तु को समझाने के बजाय रटवाने पर ध्यान दे, गलत पॉइंट। केवल मौखिक रूप से जानकारी दे, गलत पॉइंट। तो आपका बी वाला सही हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, आपको समझनी भी नहीं है, बस उसमें देखना है क्या उसमें नेगेटिव लग रहा है, बच्चा क्या नकारात्मक सोच भी लग रही है, तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं बच्चों कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थी को किसी प्रश्न के प्रश्न के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है बिल्कुल। और कथन कारण फिर से वही पढ़ेंगे, क्योंकि लगा, क्योंकि विद्यार्थी को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाए जब वो सही उत्तर के बारे में पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। भैया कारण तो बिल्कुल गलत लग रहा है भाई, तभी उसको क्यों दोगे भाई। पर अगर बच्चे को आप कहोगे नहीं बिल्कुल श्योर हो जाओ तभी आंसर बताओ, ये तो आपकी रिव्यूड वाली पढ़ाई हो गई ना, ये नॉर्मल लचीली पढ़ाई थोड़ी हो गई। तो आप कह सकते हो कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों का योजना बनाए जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करती है चिंता, बोरियत, जिज्ञासा, हतोत्साहन, जिज्ञासा करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? किसी विशेष ज्ञान को कैसे करना है, ऐसे ज्ञान को बच्चों आप लोग हमें जिसका कमेंट में बताइए कि समावेशित ज्ञान, समावेशी में क्या होता है, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे दिव्यांग बालक हो। अनुबंधित ज्ञान, ये भी अनुबंधित नहीं, घोषणात्मक ज्ञान भी नहीं कह सकते हो, तो प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया करके, क्या प्रोसीजर यूज करके। तो इसमें कह सकते हो कि जैसे कि कोई बर्फ़ सफ़ेद है तो उसका ज्ञान केवल यह जानना आवश्यक है कि किसी क्रिया को सही तरीके से कैसे किया जाए और कैसे इस कौशल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है सही आंसर आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्यार्थियों के बीच में सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? बढ़ावा नहीं देता, अनावेशण नहीं देता है, बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान, निष्क्रिय अवलोकन। जहाँ पे निष्क्रिय शब्द लिखा उसको पहले मारो, नहीं है तो नहीं मार के चले आओ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 26 की, हमारी अपनी क्षमताओं के दिए गए कार्यों को मांगों अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति को समझ और परोक्ष प्रत्यक्ष बोध कहलाता है। तो भैया घोषणात्मक ज्ञान हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार में हमें परोक्ष ज्ञान, घोषणा ज्ञान नहीं कहलाता है। एपिसोडिक प्रकृत्मक ज्ञान ये भी नहीं कहलाता है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक कह सकते हो, मेटा कॉन्गिनेटो, जो कि ये सटीक रूप से कहा जाए कि किसी समझ को प्रदर्शन करने और निगरानी या आकलन करने के लिए किस तरीके से उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करे। तो आपका क्या, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, आप संज्ञान लेके जो करते हो। ठीक है, ये प्रश्न पढ़ना और इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की बात करते हैं कि एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है, तो वर्तमान समस्या को हल करने के लिए वो क्या करेगा? अनुरूप सूचक, ये आप इसको थोड़ा सा देख लेना, ये सारी सोच गलत है। अनुरूप सूचक क्या होता है आपको बता दें कि कह सकते हो कि परिचित से अपरिचित की तरफ, यानी कि जो दो बीचों की तुलना करे, तो दो तुलना कर रहा है कि एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है, तो यह अपरिचित है। और वर्तमान समय में हल करने के लिए, परिचित होने के लिए, तो अपरिचित से परिचित की तरफ लिख लेना। या किसी के बीच में तुलना की जाए, वो कैसी सोच होती है? अनुरूपक सोच होती है, जिसमें कह सकते हो कि नए विचारिक समस्या समाधान सिद्धांतों को नवाचार और रचनात्मक ढंग से सीखने की सुविधा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 28 की, एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कुछ गतिविधियों ने उस संप्रत्यय के संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसे स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भैया भ्रांतियां हैं तो विद्यार्थियों के भ्रांतियों के बारे में बात करें और वैज्ञानिक तर्क की खोज का अवसर प्रदान करें। चलो इस ऑप्शन को दिमाग में बैठा लेते हैं, खारिज कर दे भैया नेगेटिव पॉइंट, बच्चों को उसके पास भेज दे नेगेटिव पॉइंट, शिक्षकों को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट, पहला सही हो गया। बस ऐसे प्रश्न को आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना सीखिए और देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। संवेगों और संज्ञान के बारे में लिखित में कौन सा कथन सही है? किसी भी प्रकार के संवेग से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती, संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे स्वतंत्र हैं, नेगेटिव पॉइंट। संवेग स्मृतियाँ कूटलेखन पुनर्प्राप्ति का सुसाध्य करते हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, किसी प्रकार संवेगों ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है, भाई संवेग परिवर्तित भी होता है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो ये वाला ऑप्शन संवेग स्मृतियों कूटलेखन और पुनः प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं, अपने दिमाग में भी रखेंगे इसको। चौथा है स्मृति सकारात्मक या नकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं है, नेगेटिव पॉइंट। तो भैया आगे क्वेश्चन, ये मुझे ऑप्शन समझ में नहीं भी आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि कौन नकारात्मक सोच आपके सामने प्रकट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, उसको गलत मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्वास है कि एक विद्यार्थी के भविष्य के प्रयासों को प्रेरित करने की संभावना रखता है? ये देखो भैया, पिछले बार का रिपीटेड प्रश्न फिर से पूछ लिया, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, इसका आंसर मुझे दो, आप क्या आंसर बता ही दें हम? चलो बता ही देते हैं यार, आपकी हेल्प कर देते हैं अगर हम जो बच्चे नए जुड़े हैं। लेकिन जो नहीं जुड़े हो ना, इस प्रश्न को देखना, और आप पहले प्रश्न को देखने से पहले अगर देखे हो तब इसका आंसर पहले कमेंट में मार देना, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो में सही देखा था। अगर मैं प्रयत्न में अच्छा हूँ तो दिए गए कार्य में सक्षम हूँ। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में अच्छे से किया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कर देना, और भी वीडियो हम शेयर करेंगे हर एक पेडागोजी की, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दो भैया। चलो धन्यवाद, जय हिंद।